सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आप हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से उत्तराखंड एलटी लेक्चरर से संबंधित हिंदी से संबंधित तैयारी कर सकते हैं, साथ ही शिक्षण अभिरुचि और इसके साथ साथ आप अन्य राज्यों और सेंटर से संबंधित जैसे केवीएस, नवोदय, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और सेलेट या यूसेट की तैयारी कर सकते हैं। तो आप हिंदी साहित्य समागम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक सूचना उपलब्ध हो सके और आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से यूसेट 2015 में संपन्न हुआ था उत्तराखंड में। उसके उपरांत 17 में एक पेपर और हुआ था। उसके बाद 7 साल उपरांत के बाद 2024 में 7 जनवरी 2024 में यूसेट का पेपर होगा। तो इस पेपर करने के उपरांत आपका आकलन विश्लेषण होने के उपरांत आप यह तय कर सकते हैं कि किस प्रकार के पेपर बन सकता है और किस प्रकार के पेपर बना है और आगे किस प्रकार का पेपर बनेगा, हमें किस तरीके से तैयारी या नई रणनीति के अनुसार चलना होगा। तो देखते हैं 2015 का जो यूसेट उत्तराखंड का पेपर था हिंदी का, उसका हम आकलन और विश्लेषण करेंगे तथ्यों पर, प्रत्येक तथ्य पर। तो ये पेपर 2015 का था। आप इस पेपर को पूरा देखना। पहला क्वेश्चन था, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी और अरबी। तो यह आपको मालूम होगा कि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ था किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और गारसा द तासी ने यह ग्रंथ था इस्तिवार द लॉ लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तान, ठीक है। और काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ था। 1839 में यह प्रकाशित हुआ, फिर इसके 2 भाग 1971 में फिर प्रकाशित हुए। तो फ्रेंच भाषा में था। तो साहित्य से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ये 2015 का पेपर था। अब 2015 के बाद 17 में पेपर संपन्न हुआ। 17 के बाद जो है अब 7 साल और हो चुके हैं, यानी 9 से 10 साल में। तो 9 साल में धरती आसमान में का फर्क आ चुका होगा। तो जरूर आपको सरल लगेगा, लेकिन इससे आपको आकलन हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और अब आपको कितनी बेहतर तैयारी करनी होगी, क्योंकि मात्र 40 या 35% से भी आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको मात्र 6% के अंतर्गत आना होगा। उसके लिए आपको 50 या 55 से ऊपर अंक या प्रतिशत अंक लाने होंगे। तो देखते हैं, कथन कारक का क्वेश्चन था। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के आद्य कथाकारों में गिने जाते हैं। दूसरा था, कहानी की परंपरा प्रेमचंद से पूर्व विद्यमान थी। तो इन कथनों का कारक का इसमें 4 ऑप्शन रहे होंगे, तर्क और कथन पर आधारित थे, कथन और कारक पर। तो पहला उर्दू, ये तो निश्चित तौर पर उन्होंने हिंदी में भी उर्दू में भी कथा यानी उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और उन्हें तो सम्राट ही कहा जाता है। यह तो निश्चित ये पहला वाला ऑप्शन सही था। कहानी की परंपरा प्रेमचंद से भी चली, प्रेमचंद ने एक नई दिशा दी। उसके बाद आप देखते हैं कि जैनेन्द्र ने फिर नई दिशा दी। इस प्रकार से तो कहानी फिर द्विवेदी युग से तो चली, प्रारंभ हो चल रही थी, ठीक है। तो प्रेमचंद के आने के बाद एक नया बल मिला और एक नई ऊंचाई पर जो है कथा को एक नई ऊंचाई पर प्रेमचंद जी ले गए। तो दोनों कथन इसमें सही थे। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो किस उसमें किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351। तो किस में उल्लेख किया गया है? तो यह इसका पहला होगा, अनुच्छेद 343 में उल्लेख किया गया। अब 348 में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा का उल्लेख किया गया है, जबकि 344 में क्या किया गया? राजभाषा का आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति की उसमें होगी। और आपको पता होगा कि प्रथम राजभाषा आयोग जो बना था 1947 में। तो 1947 में पहला राजभाषा आयोग बना था। 51 की बात करूं तो 51 में क्या था? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। तो यह तथ्य भी आप नोट करेंगे। कथन कारक है दूसरा, मोहन राकेश का नाटक
आधा अधूरा होगा, इसमें आधा अधूरा भारतीय पारिवारिक बिखराव दर्शाया गया है, तो उसे निश्चित तौर पर दर्शाया गया है। दूसरा ऑप्शन इसमें और था। पांचवा क्वेश्चन है, पूर्व हिंदी की बोली नहीं है। अब पूर्व हिंदी की बोली कौन सी नहीं होगी? मेवाती, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। तो कौन सी नहीं होगी इसमें? तो पूर्व हिंदी की बोली कौन सी नहीं होगी? मेवाती नहीं होगी। तो पूर्व हिंदी की बोली बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्व हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और आने वाले समय में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। अब जो मेवाती है, मेवाती कहाँ बोली जाती है? आपको मालूम होगा कि मेवाती किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मेवाती जो है राजस्थान की बोली है। हमें ध्यान रखना है कि हिंदी की जो बोलियों का आधार है यह 5 क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। पश्चिम हिंदी, अब पश्चिम हिंदी में कौन सी बोलियां आती है? पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली आ गई, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, ठीक है। दक्कनी भी आती है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, डूंडड़ी यानी जयपुरी भी कहा जाता है उसको, मालवी, और ये 4 भाषाएं हैं। जबकि बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी है। उसके बाद पूर्व हिंदी, अब पूर्व हिंदी की बात इसमें की गई है, तो पूर्व हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी गढ़वाली और कुमाऊनी। ध्यान रखना है कि पहाड़ी हिंदी का प्रभाव जो है हिमाचल के कुछ क्षेत्र में भी है पहाड़ी हिंदी का, और नेपाल के क्षेत्र में भी है। ये क्वेश्चन पूर्व में भी बन चुका है इस प्रकार से, तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। तो ये 5 क्षेत्र तो आपको कर देखने ही देखने हैं। भाषा से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपने नेट में भी देखा होगा, इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन बनते ही हैं। अब एक कई बार असामंजस्य की भावना पैदा हो जाती है, कन्फ्यूजन बन जाता है कि वास्तव में हम भाषाओं को, भाषा प्रभार तो हमने मान लिया 5 प्रभार हैं, लेकिन भाषा प्रभार के अंतर्गत कितनी भाषाएं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं। कहीं पर 17 का उल्लेख मिलता है, कहीं पर 18 का, कहीं पर 19 का मिलता है। तो ध्यान रखना 17 ही बोलियां हैं, लेकिन डॉक्टर हरदेव बहारी जो है 18 भाषा मानते हैं, और उनने 18वीं भाषा किसको माना था? दक्कनी भाषा को माना था। वहीं भोलानाथ तिवारी जी, वो उनसे एक कदम आगे गए, उनने कहा नहीं 17 नहीं, 18 नहीं, उनने 19 भाषाओं को माना। अब उनने 19 भाषाओं को किसको माना? उनने दक्कनी भाषा को नहीं माना। 17 भाषा तो है ही है, 18वीं भाषा माना निमाड़ी को, और 19वीं भाषा किसको माना? ताज वेकी को, ठीक है, ताज बेकी या ताज वेकी को, ठीक है, और निमाड़ी भाषा, इन 2 भाषाओं को माना। तो कभी आ सकता है निश्चित तौर पर। और हरदेव बहारी, भोलानाथ तिवारी, ये तो जो है व्याकरण के अच्छे खासे ज्ञाता है, इनकी तो पुस्तकें हैं। भोलानाथ तिवारी को तो हरदेव बहारी का पूछा जा सकता है, क्योंकि दक्कनी भाषा का कहीं पर आपने 17 भाषा देखी होगी और कहीं पर आपने 18 भाषा देखी होगी। अब दक्कनी भाषा का उल्लेख तो होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि दक्कनी भाषा को 18 भाषा के रूप में डॉक्टर हरदेव बहारी मानते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं 6ठा क्वेश्चन पे। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा में सबसे प्राचीन है। अब सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो हम देखते हैं कि आर्य भाषा में कौन से, भारतीय प्राचीन भाषाओं में जो है सबसे प्राचीन संस्कृत हो गया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो कौन सी भाषा होगी सबसे प्राचीन भाषा, किसको मानेंगे हम? तो आपने इसका उल्लेख कर दिया होगा, सबसे प्राचीन भाषा को हम संस्कृत मानेंगे, ठीक है। अब देखो, हम भाषा को 3 प्रकार से बांटते हैं, प्राचीन भाषा, मध्य भाषा और आधुनिक भाषा। प्राचीन भाषा में वैदिक संस्कृत, जैसे कि लेक्चरर 2021 में पूछा गया था, उत्तराखंड में 2000 से 18, कहीं 1500 से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और जो है लौकिक संस्कृति 800 से 500। ये आदिकाल की भाषा। और मध्यकाल की भाषा पाली है, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट का भी कहीं उल्लेख मिलता है, अपभ्रंश अवहट्ट का एक ही उल्लेख मिलता है। आधुनिक भाषा तो बाकी आप जानते हैं, तो इसका सही 1 होगा, ठीक है। स्थापना तर्क पर क्वेश्चन था, हिंदी खड़ी बोली का आरंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में से नहीं हुआ। तो ये गलत है, वहाँ से हुआ था निश्चित तौर पे, एक ऑप्शन और था इसमें। 8वां क्वेश्चन है गियर्सन। देखो आपने मिलान करना, सुमेलित करना है, सुमेलित करना है इसको, ठीक है। गियर्सन का क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। रामचंद्र शुक्ल का क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास।
हजारी प्रसाद का क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और ताशी का कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुई हिंदुस्तान। ये ग्रंथ नहीं है, आपने मिलान करना है इसका। तो आपने मिलान अपना आकलन कर दिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन निश्चित तौर पर 7 साल में बहुत बदलाव हो चुका होगा, क्वेश्चन का स्तर तो हार्ड अब बनेगा। लेकिन आप अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो क्वेश्चन किसी तरीके से भी बने, आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं परीक्षा केंद्र में। तो गियर्सन का कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाकुला ऑफ हिंदुई हिंदुस्तान, ठीक है। जबकि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाला। हजारी प्रसाद का क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52। और ताशी का इस्तवारदल्ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। इस प्रकार से इसका है। देखो इसमें मिलान, क्रम, तर्क, कारक, कथन, कारक, इस प्रकार से क्वेश्चन और क्रम लगाने के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रथम रचना, प्रथम से तो बहुत से रचना प्रथम ही प्रथम पूछे गए हैं, जैसे आपने पेपर में देखा होगा। तो प्रथम रचना किसको मानेंगे? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें से पहली रचना किसको मानेंगे हम? तो इसमें आपने आकलन कर दिया होगा कि इसमें से पहली जो रचना होगी वो पृथ्वीराज रासो होगी। तो इसका 11वीं-12वीं सदी इसका उल्लेख मिलता है। जबकि पद्मावत में कब मिलता है? पद्मावत में, तो पद्मावत में हमें जो लगभग इसका जो हमें इसका उल्लेख मिलता है पद्मावत में, तो 1540 इसका उल्लेख मिलता है। कामायनी 1936 की रचना, और बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की रचना है, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप रचनाओं को याद कर सकते हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी की रचना है, ठीक है। पद्मावत किसकी है? जायसी की है, पृथ्वीराज। और कामिनी आपको मालूम है होगा, हजारी प्रसाद की कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मा जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है काल कर्म अनुसार प्रथम कवि। प्रथम कवि नहीं है, काल कर्म अनुसार प्रथम कवि होगा इसमें। तो क्या होगा? अब्दुल रहीम होगा इसमें। रघुवीर सहाय, तुलसीदास और सरप्पा। तो किसको मानेंगे? सरप्पा को कालकार, क्योंकि आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। जबकि रीतिकाल के कौन है? तुलसीदास है। अगला 11वां नंबर का प्रश्न है निम्न पत्रिकाओं में प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो कौन सी होगी? हंस, रूपाप, कवि वचन सुधा, प्रभा। तो इन 4 रचनाओं में से, पत्रिकाओं में से प्रथम पत्रिका कौन सी होगी? कवि वचन सुधा होगी। और कवि वचन सुधा का कितना है? 1868, ठीक है, 68, ठीक है। और ये किसकी रचना है? भारतेंदु की रचना है, ठीक है। जबकि आगे हम देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे हंस का 1930 है। क्या किसका है? प्रेमचंद का है हंस। जबकि रूपाप काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, और एक रचना का उल्लेख जो है मिलता है पत्रिका का, वो किसका मिलता है? पंत जी का 1938 का मिलता है, ठीक है। परवा का कब है? 1913 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर मिलान के लिए है। पहले भी इस प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है, फिर इसका क्वेश्चन बन चुका है। सुमेलित करें। देखो रचनाएं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही मिलान हमने सुमेलित करना है, सही मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो काफ़ी प्रसिद्ध है ये, और इसके 2 ही भाग लिखे गए थे रामकुमार वर्मा का, ठीक है। या रामकुमार वर्मा का जो है काफ़ी प्रसिद्ध आलोचनात्मक इतिहास है। और इसकी विशेषता यह रही कि यह काव्य आत्मा भाषा का आकर्षित तक केंद्र है। ये 7 प्रकरणों में था, ठीक है। लेकिन इनका निधन होने के बाद ये रीति जो है भक्ति काल तक ही इसको ले गए। आदि हिंदी साहित्य का इतिहास आपको मालूम है रामचंद्र शुक्ल का है, और रामचंद्र शुक्ल का है 1929 का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका? गणपति चंद्र गुप्त का है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ, हजारी प्रसाद का, और हजारी प्रसाद का इसका जो है प्रकाशन 1952 का है। 13 नंबर का प्रश्न है, कालक्रम की दृश्य प्रथम। तो कालक्रम की दृश्य प्रथम कौन सी है? इसमें कौन सी रचना है? कानों में कंगना, दुलाई वाली, पूस की रात, उसने कहा। अब देखो दुलाई वाली किसकी है? कानों में कंगना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दुलाई वाली। ठीक है, ये बंग मेला की है और 1907 की रचना है। और यह जो आपकी नेट में लगी हुई है, इसको तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि नेट का सिलेबस लगभग दोनों का कुछ चेंजिंग नहीं है सर, समानता एक ही होगा और एक ही है। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। ठीक है, कानों में कंगना यह भी नेट में लगी हुई है। ठीक है, 1913 की रचना है। दुलाई वाली 1907 की रचना है। पूस की रात प्रेमचंद की है। ठीक है, और ये 1930 की रचना है। पूस की रात 1900 कब की रचना है? 30 की है। जबकि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, 1914 की रचना है। तो क्रम सन इसका ध्यान तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा यू सेट में। ये तो यह है। अब 17 का पेपर देखोगे, आप नेट का पेपर देखोगे, तो आपका आकलन स्वतः ही हो जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी अपनी करनी है। 14 प्रश्न है, कालक्रम में प्रथम रचना है। गुंजन, दीपशिखा, अनामिका, भारत भारती। तो इन रचनाओं में प्रथम रचना कौन सी है? तो इन रचनाओं में प्रथम रचना होगी भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है और 1912 की रचना है। ठीक है, अब गुंजन जो है, गुंजन किसकी रचना है? पंत की है, 32 की रचना है। दीपशिखा 42 की रचना है, और दीपशिखा किसकी है? महादेवी की है। अनामिका निराला की रचना है, 1923 की रचना है। ठीक है, तो क्रम तो आपको रखना ही पड़ेगा। सन आपको मीन रचनाओं का याद होना ही चाहिए अगर आप सेलेट या यू सेट का पेपर देने जा रहे हैं। और अभी अगले महीने दिसंबर तो में नेट का पेपर है 11-12 को हिंदी का। तो इस तरीके से आपको तैयारी तो करनी होगी। 15 नंबर का प्रश्न है, स्थापना तर्क पर आधारित है। आदिकाल राजनीतिक का उथल पुथल का काल था और आदिकाल में प्रबंध तथा चरित्र काव्य की रचना नहीं हुई। तो ABCD में इसका जो है क्रम होगा, लेकिन मैंने इसमें क्रम नहीं लिखा, तो आप अपना आकलन कर सकते हैं कि कौन सा सही कौन सा गलत होगा, या दोनों सही भी हो सकते हैं या दोनों गलत भी हो सकते हैं। तो आपने आकलन कर दिया होगा। राजनीतिक आदिकाल निश्चित तौर पर उस समय उथल पुथल का काल तो था ही। हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो से, तो उस समय जो भारी शक्तियों का वर्चस्व था, एक साम्राज्य भारी शक्ति तो आक्रमण कर ही रही थी, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य को जीतने के लिए इतनी वर्चस्व, इतनी मारामारी थी कि उथल पुथल का काल ही था आदिकाल। निश्चित तौर पर यह सही था। आदिकाल में प्रबंध और चरित्र काव्य की रचना नहीं हुई, यह जो है गलत है। हुई है, क्योंकि आदिकाल में प्रबंध काव्य तो हुआ ही, पृथ्वीराज रासो ये प्रबंध काव्य तो विशाल देव रासो, और चरित्र काव्य जैन काव्य जो है चरित्र काव्य ही है। ठीक है, प्रत्येक के नाम से है। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, उपन्यासों का क्रम प्रथम से। अब उपन्यासों का क्रम आपने प्रथम से लगाना है। रंगभूमि, झूठा सच, तमस और गढ़ कुंडर। ठीक है, तो इसमें गढ़ कुंडर पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें तमस का 73 ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, और रेणु की रचना है। झूठा सच 58 की रचना है। ठीक है, यशपाल की रचना है। और रंगभूमि प्रेमचंद की है, 33 की रचना है। तो पहले गढ़कुंडर आएगा, फिर रंगभूमि आएगी, फिर उसका बाद झूठा सच आएगा, उसके बाद तमस आएगा। तो ये क्रम में ये चार, इसमें चार चार दिए होंगे, लेकिन मैंने शॉर्ट में इसको चार ऐसे ही लिख दिए, तो आप अपना ध्यान उस ओर भी आकर्षित कर सकते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, 8वीं सूची में कौन सी भाषा, कितनी भाषाएं हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो कितनी भाषाएं होगी 8वीं सूची में? 22, 24, 18 और 20। तो आपको मालूम है कि 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अंग्रेजी, राजस्थानी, इन भाषाओं को स्थान नहीं दिया गया है।
18 नंबर का प्रश्न है निबंधकारों में प्रथम है। अब प्रथम निबंधकार की बात नहीं कर रहा है ये, इन निबंधकारों में भी प्रथम कौन सा है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र नहीं होगा, नगेंद्र होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे इनमें से चारों में से पहला निबंधकार किसको माना जा सकता है, तो पहला निबंधकार किसको माना जा सकता है, इसमें माना जा सकता है किसको, विद्यानिवास मिश्र को, क्योंकि विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कुबेरनाथ का 1933 में हुआ था और हजारी प्रसाद का 7 में हुआ था और नगेंद्र का कितने में हुआ था, 15 में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कहानीकारों के, नाटककारों के, विशेष कर जो है आधुनिक काल के इनके नाम तो इनके जो है जन्म प्रकाशन वर्ष में याद रखना ही रखना पड़ेगा। तर्क स्थापना तर्क का क्वेश्चन है 343A में 343(1) में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। दूसरा कथन है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो दोनों कथनों में से आपने देखना है कि एक सही है या दूसरा गलत है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, तो आपने आकलन कर लिया होगा। तो निश्चित तौर पे दोनों सही हैं, ठीक है। 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था और 43 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे 20 नंबर का प्रश्न है, 20वां नंबर का, प्रथम नाटककार हैं। तो प्रथम नाटककार किसको मानेंगे, प्रथम नाटककार किसे माना जाता है, इसका उल्लेख नहीं है, बशर्ते इन चारों में से प्रथम नाटककार किसे माना गया है, ठीक है। तो अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा मत दौड़ाना। सुरेंद्र वर्मा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसमें से किसका होगा, तो इसमें से जो होगा, इसमें सेठ गोविंद दास को माना जाएगा क्योंकि 1896 में उसका जन्म हुआ था। अब आगे देखते हैं प्रथम एकांकी कार, 21 नंबर का प्रश्न है। प्रथम एकांकी कार है मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भुवनेश्वर। तो किसे माना जाता है, तो राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकी कार माना जाता है। वैसे आप देखिए तो जयशंकर प्रसाद को ज़्यादातर सर्वमान्य रूप से प्रथम एकांकी कार माना जाता है। कुछ लोग जो है हरिश्चंद्र को भी मानते हैं, लेकिन कहानी अगर एकांकीकारों में आएगा तो प्रथम जो है एकांकीकार हरिश्चंद्र को ही माना जाता है और उनकी एक घूंट 1930 की एक घूंट को पहले माना जाता है। और इनकी बादल की मृत्यु जो है 1930 में है, इसे भी जो है प्रथम माना जाता है। लेकिन इसमें एक उल्लेख इस बात का किया गया है कि पश्चिम नाट्य विधा का जो है इसमें मिश्रण मिलता है। तो पश्चिम नाट्य विधा पर आएगी तो राम कुमार वर्मा ही पहले होंगे। बस इस पॉइंट को आपको नोट रखना है, ठीक है। और एकांकी सम्राट जो है कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन है रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो किसने दिया था श्रृंगार काल नाम, तो आपने आकलन कर दिया होगा। तो इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, ठीक है। और रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या दिया था, अलंकृत नाम दिया था। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था, उन्हें रीतिकाल ही दिया था। आदिकाल में भी आ जाता है। तो आदिकाल में जो है हजारी प्रसाद ने आदिकाल नाम दिया था और वीरकाल जो है किसने दिया था, वीरगाथा शुक्ल ने दिया था। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। जबकि रीतिकाल में भी पूछा जाता है। रीतिकाल में जैसे डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने माना था, रीतिकाल माना था। मिश्र बंधु अलंकृत काल माना था। रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल में मानते हैं और उत्तर मैथ काल भी इसको मानते हैं, ठीक है। एक रसाल का पूछा जाता है कलाकाल, ठीक है। और कभी कभी त्रिलोचन शास्त्री का भी पूछा जाता है अंधकार काल। तो उन्होंने जो है रीतिकाल को अंधकार काल नाम दिया था। आगे 23 नंबर का प्रश्न है नाटकों का सही क्रम। तो नाटकों का आपका सही क्रम लगाना है आपने। शक विजय, अंधायुग, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ठीक है। तो पहले शक विजय आएगा,
ठीक है। अंधा युग आएगा उसके बाद 55 में, ठीक है। धर्मवीर भारती का काफ़ी प्रसिद्ध जो है नाट्य, इसको काव्य में भी आप देखते होंगे तो नाट्य विधा की रचना है, ठीक है, नाट्य विधा की रचना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन 58 है, जबकि 63 क्या है, लहरों का राजहंस, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर्मी लगा है मुझे लग रहा है। आगे हम देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न, पत्रिकाओं का सही अनुक्रम होगा। तो पत्रिकाओं का सही अनुक्रम हमें लगाना है, प्रथम से अंतिम तक लगाना है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र पत्रिका, कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप और समालोचना, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले कविवचन सुधा आएगा, 1868 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद इस प्रकार से इसका क्रम होगा, लास्ट में समालोचना होगा, ठीक है। दूसरे में इसका क्या होगा, 73 वाला हरीश पत्रिका होगी, फिर हिंदी प्रदीप होगा। और कालक्रम के जो 25वां प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार प्रथम इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो पहला कौन सा है, तो आपने देखा होगा भाषा से और इतिहास ग्रंथ से आपको पढ़ना है। दूसरी ओर आपको भाषा और इतिहास ग्रंथ से एलटी में कम आएगा। जैसे कि आपको मालूम होगा 30 से 40 नंबर का साहित्य पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से मित्रों तैयारी कीजिएगा कि कुछ चैप्टर, कुछ इकाइयाँ, कुछ यूनिट निश्चित तौर पर एलटी में भी लगे होंगे, लेक्चरार में भी लगे होंगे, नेट जेआर में भी लगे होंगे। तो समानता देखिएगा कि कहाँ से आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उस यूनिट के कैसे कवर कर सकते हैं, कहाँ पर आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि मात्र आपके पास 40 दिन का समय भी नहीं है। इस 40 दिन के में आपने पूरा कवर करना है, और फर्स्ट पेपर भी। तो इसका पहला क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद होगा, ठीक है। अब मिश्र बंधु विनोद क्यों होगा, क्योंकि मिश्र बंधु जो विनोद है तो इसकी 1913 में हुई थी, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1939 में हुआ था, जबकि उद्भव और विकास हजारी प्रसाद का 52 में हुआ था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो यह 65 में हुआ था, ठीक है। तो आपको निश्चित तौर पर अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कबीर दास भाषा के डिक्टेटर थे, तो किसने कहा था, शुक्ल ने, हजारी प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही क्या आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं और किस अनुसार से क्वेश्चन आगे बन रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि जिस हिसाब से आप अपना आकलन कर सकते हैं निश्चित तौर पे। और आकलन तभी होगा कि पूरा सिलेबस को लेकर आपने चलना है, आदिकाल भाषा से भी आपने चलना है, व्याकरण से भी आपको चलना है और साहित्य से भी चलना है। विशेष रूप से हिंदी जो साहित्य के ग्रंथ है इसको आप देख लेना, जैसे ताशी का है, ठीक है, 1839 का ग्रंथ है। उसके बाद महेश दास का है 73 का है, 1800, शिव सिंह सेंगर का है 1873 का है, 83 का है, गियरसन का है 1888 का, मिश्र बंधु का है 1913 का, और रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का है, राम कुमार वर्मा का है आलोचनात्मक 1938 का है, गणपति चंद का 65 में है। तो इन मीन ग्रंथों को आपको देखना ही है निश्चित तौर पे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए फायदा ही होगा, ठीक है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर इसका दूसरा भाग लेकर हम आएंगे। ये दूसरा पेपर था 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन इसमें बने थे, तो कुछ क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं। समय जैसा भी लगेगा उचित तो आपके सामने लेकर आऊँगा। और मित्रों आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना, प्रत्येक वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके।